स्वातंत्र्य स्वातंत्र्याची 75 वर्ष केली जात आहेत. अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी घर घर में तिरंगा ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या 75 वर्षामध्ये खरोखरच भारताची वाटचाल प्रगतीपथावर आहे का, यासाठी कोणी कोणी हातभार लावला, सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग होता का, असे अनेक प्रश्न मनामध्ये मुलांच्या उभे आहेत. या सर्व प्रश्नांची चर्चा आणि त्यांची उत्तरं देण्यासाठी आज आपण श्रेष्ठ पुरातत्वज्ञ, वस्तुसंग्रहालय तज्ञ व गांधीवादी विचारवंत श्रीयुत भुजंगराव बोबडे सर यांचे इतिहास विभागातर्फे मी हार्दिक स्वागत करत आहे. बोबडे सर स्वतःला वारकरी संबोधतात. असे निष्ठावान व्यासंगी वक्ते आपल्याला लाभले आहेत. अधिक वेळ न घेता मी डॉक्टर हेमलता मुकणे यांना सरांची ओळख करून देण्यासाठी निमंत्रित करीत आहे. धन्यवाद सीमा. नमस्कार. कोविड नंतर आपण सर्व पूर्वपदावर येत असताना आज परत स्वातंत्र्यानंतर भारताचा 75 वर्षाचा इतिहास या विषयावर व्याख्यान ऐकण्याकरता सर्व मंडळी एकत्र आलो. आजचे आपले व्याख्याते माननीय बोबडे सर आहेत. अनेकांना त्यांचा परिचय असला तरी मी त्यांची थोडक्यात ओळख करून देणार आहे. त्यांची ओळख करून देताना सांगावशी वाटते की अतिशय साधे व्यक्तिमत्व, प्रचंड मेहनत करण्याची तयारी त्यांच्यामध्ये आहे. उत्तुंग कर्तृत्व, सुसंस्कृत आचरण, निस्वार्थी समाजकारण आणि नम्रतेचा दरारा त्यांच्यामध्ये आहे. सध्या ते हेड नॉलेज रिसोर्स सेंटर रिसर्च फॉर रेसुरजन्स द फाउंडेशन नागपूर येथे सध्या कार्यरत आहे. त्याशिवाय भारताचा ऐतिहासिक वारसा व संग्रहालय शास्त्र या विषयावर येणाऱ्या पिढ्यांना योग्य ते ज्ञान मिळावे यासाठी त्यांनी जळगाव येथे हेरिटेज फाउंडेशनची स्थापना केली व त्याद्वारे ते 38 पेक्षा जास्त विविध प्रकारचे कोर्सेस आज चालवत आहेत. आंध्र प्रदेश शासनाच्या पुराभिलेखागार विभागात रिसर्च स्कॉलर म्हणून कार्य करत असताना केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय हस्तलिखित संशोधन मिशन मध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यामध्ये काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. या संशोधनाच्या गुणवत्तेवर दख्खन पुरातत्व व सांस्कृतिक संशोधन केंद्र हैदराबाद येथे हस्तलिखित संशोधन विभागाचे संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हैदराबाद व आरोग्य मंत्रालयाच्या आयुष विभागाचे सल्लागार म्हणून त्यांची निवड झाली. महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावच्या खानदेश पुराभिलेखागार विभागाचे तसेच गांधी संशोधन केंद्राचे समन्वयक म्हणून त्यांनी कार्य केले. याच वेळी जैन हिल्सवर पद्मश्री डॉक्टर भवरलालजी जैन यांनी उभारलेल्या आंतरराष्ट्रीय गांधी फाउंडेशनला सल्लागार म्हणून त्यांनी कार्य केले. याच गांधी फाउंडेशनच्या गांधी विचार संस्कार परीक्षा विभागाचे प्रमुख व संग्रहालय प्रमुख म्हणून तेथे त्याने 8 वर्षापेक्षा अधिक त्यांनी काम केले. महाराष्ट्र शासनाच्या व विविध शैक्षणिक संस्थांच्या 12 पेक्षा अधिक वस्तू संग्रहालय समित्यांचे 3 शासकीय समिती व एल्फिस्टन कॉलेज मुंबईसह इतर 4 स्वायत्त महाविद्यालयाच्या बीओएस कमिटीचे सदस्य म्हणून ते आपली जबाबदारी त्यांनी पार पाडली आहे. आतापर्यंत त्यांचे 2 एन्सायक्लोपीडियासह 21 संशोधन ग्रंथ, 54 आंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर प्रकाशित झालेले आहेत. आता तर मला असं वाटतं त्याहीपेक्षा अधिक असतील. 1000 पेक्षा अधिक व्याख्यानं आजपर्यंत त्यांनी विविध ठिकाणी केलेली आहेत. तर त्याची तर मोजदाद आपल्याला करताच येणार नाही. त्याशिवाय दख्खन पुरातत्व व सांस्कृतिक संशोधन केंद्र हैदराबाद येथे पुराभिलेखागार व वस्तू संग्रहालय विभागाचे संचालक म्हणून सुद्धा त्यांनी कार्य केलेले आहे. आपण सर्वच मंडळी त्यांचे व्याख्यान ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे, म्हणून पुढील कामगिरी मी सरांवर सोपवित आहे. धन्यवाद. मी
मणा पासु, मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर जो लोग अपना प्रेजेंटी लिख रहे हैं, मैं काफी समय से ये देख रहा हूँ, जिन्होंने अपना प्रेजेंटी में नाम लिखा है वो लोग कुछ देर के बाद लेफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब उनको ऐसा लगता होगा नाम लिख दिया और प्रेजेंटी हो गई, अब कोई रुकने की जरूरत नहीं। मगर याद रखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक कितने लोग हैं, हमारा ये गूगल मीट के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें हमें रिकॉर्ड भी प्राप्त होता है, यानी कितने समय तक भी आप रहे वो भी हमको पता चलता है। लेट इट बी। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे सारे गुरुजन जो है उनको विनम्रता से वंदन करता हूँ और अपने इस भाष्य की हम शुरुआत करते हैं। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। अर्थात कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे, बाकी सभी कर्म एवं क्रियाएं वो निरर्थक कारीगरी है। मैं आज के इस विषय को लेकर के जब हमारे सामने हम बात करते हैं, जो आजादी के 75वें वर्ष में हम सब लोग प्रवेश कर चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ तो सवाल खड़े कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से हर रोज सवाल पूछता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। ये मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम में से हर किसी को यह सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जिंदगी ये सवाल पूछेगी कि आपने पूरे जीवन भर क्या किया, आखिरी दिन होता है ये हमारे इस्लाम के इसमें कयामत का दिन कहते हैं, मगर भारतीय संस्कृति में पर्टिकुलरली हिंदू कल्चर में जो है ये कहते हैं हमारे कर्मों के फल जो है हमको इसी जिंदगी में भुगतने हैं, बाकी अगले वाली जिंदगी का तो पता नहीं। केलेल्या कर्माची फळं याच जीवनात भोगावी लागतात, ऐसा हम मराठी में कहते हैं। तो खुद से सवाल पूछते हैं। तो आजादी के बारे में भी मैं हमेशा अपने आप को सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, आजादी माने क्या? व्हाट इज द फ्रीडम? क्या है आजादी? आजादी दो तरह की होती है, एक शारीरिक रूप से और दूसरी मानसिक रूप से या वैचारिक रूप से। किस तरह की आजादी हमने पाई है? क्या शारीरिक आजादी को तो पाए है, मानसिक आजादी कितनी पाई है वो हम बाद में देखेंगे। शारीरिक आजादी को देखते हैं। आप अपने घर में, अपने बाहर गलियों में, अपने कॉलेज में या समाज में जहां पर भी विचरण करते हैं, क्या आप मुक्त है? मैं पर्टिकुलरली सिर्फ मनोज जी को छोड़ करके बाकी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माएँ हैं, इन सब से सवाल पूछता हूँ, क्या आप वास्तव में आजाद है? शारीरिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हम हर किसी जगह पर मुक्तता से जा सकते हैं? थोड़ा अपने दिमाग की जो बंधने हैं उसको, बॉर्डर्स जो है उसको थोड़ा खुल करके सोचिएगा कि क्या हम बिना पासपोर्ट के कश्मीर में जा सकते थे? पहले कुछ ऐसा इलाका था लेह लद्दाख का। क्या हम बिना पासपोर्ट के जो है नेपाल में जा सकते हैं? कश्मीर में छोड़िए, उसके आगे थोड़ा श्रीलंका में जा सकते हैं, जापान में जा सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमको एक सुंदर जहां दिया था और हम इंसानों ने उसको जो है टुकड़ों में बांट दिया। मैं आजादी के भारतीय इसमें आता हूं और ये पूछता हूं, क्या आप अपने घर से निकल करके मुंबई के हर किसी एरिया में आधी रात को भी घूम सकते हैं? मैं शारीरिक रूप से विचरण की, शारीरिक रूप से आजादी की बात कर रहा हूँ। इफ देर इज एन समथिंग टेरर, अगर कुछ टेरर आपके मन में है, कुछ दहशत आपके दिल में है, तो इसका कारण क्या है? क्या हुआ कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम निर्भय नहीं हुए, हम मुक्त नहीं हुए, हम आज भी जो है आजादी से जो है विचरण नहीं कर सकते? इसका कारण क्या है? इसका कारण है, इसका जवाब है, क्योंकि हम अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ सके हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों का जो एहसास है उसको नहीं समझ सके हैं। सो बीइंग एज अ वुमन, मैं ये बात जरूर कहता हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि पुरुषों ने क्या किया उसको मैं बाजू में रखता हूँ, क्योंकि उसके बारे में जब लड़के होते हैं तो उनके सामने मैं बात करता हूँ। तो महिलाओं के बारे में भी जब गांधी को यह सवाल पूछा गया था 23 सितंबर 1931 को, यंग इंडिया के इसमें गांधी ने इसके बारे में लिखा है, द माइंड ऑफ महात्मा युवा राव एंड आर के प्रभु की जो किताब है, उसके पेज नंबर 155 पर पैराग्राफ नंबर 3 में गांधी ने इसके बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि किसी भी लड़की पर, किसी भी अबला पर, किसी भी माँ पर अत्याचार कब होता है? जब आप घर से निकलती हो, जब रास्ते पर चलती हो, जब कोई आपके बारे में टॉन्ट करता है, मजाक उड़ाता है, आपको छेड़खानी करने का प्रयास करता है, आजू बाजू में खड़ी 100 महिलाएं देखती रहती है, तमाशबिन बनकर जो समाज खड़ा रहा देखता है, उस समय ये अत्याचार होता है। इसलिए सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं किसी भी पल मर मिटने के लिए तैयार हो जाऊं,
ऐसा मेरा आत्मबल प्रबल हो जाए। क्यों आज भी झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का इतिहास सिखाया जाता है? क्यों हमारे यहाँ मुंबई में एक भी ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई कि जिसने ऐसा पराक्रम, ऐसा जो है वीरता की गाथा को निर्माण किया होगा? क्यों आज भी जो है हमारी माओ पर, बहनों पर अत्याचार होते? इसका कारण है, गांधी वहां लिखते हैं, वो कहते हैं, आत्मबल प्रबल रखने वाली ऐसी महिलाएं जब इस देश में एकता धारण करेगी, महिलाओं में एकता जब निर्माण होगी, तब देश के किसी हैवान की ताकत नहीं कि वो उसकी गिरेबान पर हाथ डाल सके। मगर मैं यहाँ पर सारी जो इतनी बहनें और जितनी माएं हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या हमारे बीच ऐसी एकता है? जिस दिन तुम इस तरह से एकता तुम्हारे बीच निर्माण होगी, जिस दिन तुम दुर्गा का रूप धारण करके इस तरह से अपना आत्मबल पर प्रबल करके तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओगी, तब किसी की मजाल नहीं जो आपको हाथ लगा सके। मगर इस देश में आज भी हैवानों को उसकी जात, धर्म और उसका पैसा देख करके जब उसको रिहा किया जाता है, जब हमारी न्यायपालिकाएं जो है उसके उस बल के ऊपर जो है उसको जो है आजाद करा देती है, तब होता है कि आज भी हमें सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की याद आती है। क्योंकि गांधी नाम का आदमी इंसान का मन बदलने की बात कर रहा था, और ये हमारे जो वीर थे, स्वतंत्र वीर जो थे, वो साथ साथ में हमें जो है वीर रस की असीम बलिदान की गाथा बता रहे थे। जब आज हम सुभाष स्वराज एवं सरकार, अभी एक मिशन हमने शुरू किया है कुछ दिन पहले से, गूगल कर लीजिएगा, जानकारी मिलेगी। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो जरूर हो जाइए। सुभाष स्वराज एवं सरकार, क्या थी सुभाष चंद्र बोस की सोच? किस तरह की आजादी वो चाहते थे? 75 साल आजादी को हुए, मगर आज भी हमारी बहनें आजाद नहीं, माएं आजाद नहीं, बेटियां आजाद नहीं, जो निर्भयता से, मुक्त से संचार नहीं कर सकती है। अब इसमें दूसरी भी बात जरूर याद रखिएगा, जितनी भी यहाँ बहनें हैं, क्षमा करना मुझे अगर मैं कोई गलत बात कह गया तो हम आज भी जो है अपनी शारीरिक सुंदरता की ओर जितना ध्यान देते हैं, क्या उतना ही ध्यान कभी हम अपनी मन की सुंदरता की ओर देते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है आत्मा की सुंदरता, मन की सुंदरता, हमारी आत्मिक उन्नति की ओर हमारा ध्यान बार बार आकृष्ट करती है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता हमारी शारीरिक सुंदरता की ओर हमें बार बार आकर्षित करती है। सिर्फ चेहरे को जो है कुछ पाउडर लगा लिया, कुछ फेयर एंड लवली लगा लिया, चल पड़े, इससे जो है आप चमक नहीं सकते। अगर सच में चमक दिखाना चाहते हैं तो हमें जो है अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाना होगा। क्या इतना इंटेलिजेंस हम में है? क्या इतना हार्डवर्क हम करने के लिए तैयार है कि हम हर पल जो है अपने आप को आगे ले जाने की जिद रखते हैं? जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप इसके लिए तैयार हो जाओगे, तभी जाकर शारीरिक के साथ साथ मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ सकोगे। क्षमा करना, क्योंकि आजादी के पहल पर हम बात कर रहे हैं, 75 साल हुए आजादी को, मगर आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि आज भी जो है टीवी पर एडवर्टाइज की भरमार होते रहती है। हमको ऐसा लगता है कि ये चीजें अच्छी है, वो चीजें अच्छी है, मगर पिछले 50 सालों में पाउडर लगा करके कोई गोरा हुआ है? ये मुझे आप उदाहरण दे दीजिएगा। क्योंकि स्किन है, कुदरत ने जैसे हमको दी है वैसी ही रहेगी। ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक कुछ इसका उपयोग करेंगे, हल्दी या कुछ अपने आहार में अगर कुछ ये करेंगे तो थोड़ा सा तेज आपके चेहरे पर दिखाई देगा। इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ये वास्तविक वैज्ञानिक तथ्य है। मगर फिर भी अच्छा, सुंदर दिखना कोई गलत बात नहीं है, मगर जितना शारीरिक सुंदरता की ओर देखते हैं, हमारे इसमें भी काफी सारे लेप और इसकी प्रक्रिया को लिखा गया है, इतिहास में भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में इसका वर्णन प्राप्त होता है। चंदन का लेप और कई सारे लेप के बारे में बात की है, मगर उतना ही ध्यान जो है हमें अपनी मानसिक सुंदरता की, हमारी वैचारिक आजादी की तरफ हमको देना है। सो वेयर देयर आर द माइंड्स विदाउट द फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं ना कि जहां पर मन जो है, जहां पर अपना मस्तिष्क जो है वो भय से मुक्त हो, ऐसा देश हमें चाहिए। मगर ये बंधने हमने खुद के ऊपर लाद दिए है। मुझे क्षमा करना, तब तक कोई हमें गुलामी में नहीं जकड़ सकता कि जबकि हम पूरा समाज मिलकर के उसको स्वीकार नहीं करते। गांधी तो कहता है कि तुम मुझे गुलामी में तब तक नहीं रख सकते, ठीक है, तुम सिर्फ शासन कर सकते हो, तुम ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी सत्ता जमा सकते हो, मगर मेरे मन पर तो तुम्हारा अंकुश नहीं हो सकता है। मैं चाहे तुम चाहे मुझे जेल में डाल दो, मुझे जो करना है मैं वो तो करता रहूंगा। वहां पर भी चाहे मुझे लोगों के साथ अच्छी बात करनी है, प्यार से बात करनी है, मुझे जो करना है मैं तो कर सकता हूँ ना। मगर हमने मानसिक गुलामी एक बार अगर स्वीकार कर ली, तो मुझे ऐसा लगता है उससे हमें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। अब कुछ उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं कि आज भी हमारे पास हमारे देश की वीरांगनाओं की गौरव गाथा के बारे में जब बात करते हैं,
तो या द अनसंग हीरोज ऑफ आवर वॉर, ऐसा जब हम कहते हैं, आजादी के बारे में आपके खुद के गांव से किसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो चार नाम बताइए, ऐसा अगर पूछा गया तो क्या हम नाम बता सकते हैं? हमें पता नहीं है कि किसने हमें आजाद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके नाम हमको पता नहीं है। मगर हमको जो है बॉलीवुड हॉलीवुड के हीरोज के नाम, हीरोइंस के नाम, सबके नाम पता है, बराबर है ना। जिसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने जान को कुर्बान कर दिया, उनके नाम हमको पता नहीं है। यहाँ तक कि हमारे अपने घर में हमारे माता पिता को जब हम बात करते हैं तब किस सम्मान के साथ बात करनी है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बड़ा एक सुंदर उदाहरण हमारे इसमें आता है, भारतीय संस्कृति में आता है। आज सुबह जब मेरे 2 व्याख्यान थे, एक पहला तो था मुंबई के अपने वजह कॉलेज का, और दूसरा व्याख्यान था हिस्लॉप कॉलेज नागपुर में, जहाँ वो प्रत्यक्ष रूप से था। एक बेटी ने मुझे सवाल पूछा था, एक बहन ने मुझे सवाल पूछा था। उसने पूछा था कि जब हमारे थिएटर में, सिनेमा हॉल में जो ये नेशनल एंथम लगाया जाता है, ये कितना उचित है। किसी एक ने मुझे ये सवाल पूछा था कि किसी के डेथ के बाद में जब उसको तिरंगे में लिपट कर जो ले जाया जाता है, तो कि ये कितना उचित है। उसने ये बात पूछी थी जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड्स मिलते हैं, या जो हमारे सेना के जो जवान हैं उनके बारे में ये सवाल पूछा था। तब मैंने उसको एक लाइन में ये जवाब दिया था, जिस समय हमको ये समझ में आएगा कि कानून से ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Please be remember that the responsibility is higher than our laws, because if we are not ready to obey the laws, then कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास जब जब नहीं होता है, थोड़ा सा बात करते हैं, रास्ते से चलते हैं, तो गाड़ी जब हम चलाते हैं, स्कूटी पर जाते हैं, हम क्या देखते हैं, सिग्नल लगा है तो रुकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल लगा होता है, आजू बाजू में देखते हैं कैमरा तो नहीं लगा है, पुलिस वाला तो नहीं है, और सिग्नल तोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि क्या है, सिर्फ पुलिस वाला वहां नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग सिग्नल को देख करके रुकते हैं, या अपने मन के ऊपर खुद का कंट्रोल रखे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे है, जिम्मेदारी का एहसास है। छोटी छोटी बातें होती है, बहुत ज्यादा बड़ी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। रास्ते पर चलते चलते कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, जैसे बटाने हो या फिर चिप्स हो, वेफर्स हो, कुछ भी ले लेते हैं, बिस्किट्स है, खाते हैं, और चलते चलते रास्ते पर ऐसे ही बस फेंक देते हैं, कुछ लगता ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मैंने एक थोड़ा सा फेंक दिया, क्या फर्क पड़ता है, ओ म्युनिसिपैलिटी वाला आएगा, साफ करके लेके जाएगा, है ना, ऐसा तो लगता है। मगर मैं ये पूछता हूँ, हु इज देन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन? जिम्मेदार नागरिक कौन है इस देश का? वो कचरा उठाने वाला, या आप और हम कचरा करने वाले? मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी भी। तो हम कचरा करने वाले ज्यादा जिम्मेदार है या कचरा उठाने वाला ज्यादा जिम्मेदार है? तो ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, बहुत ज्यादा कोई मैं पुराणों की और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारे यहाँ पर एक बात होती है, फक्र के साथ में, गौरव के साथ में, नेशनल फ्लैग। कभी किसी ने अगर एनसीसी में हिस्सा लिया हो, एनएसएस में हिस्सा लिया हो, तो उनको शायद पता होगा 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन अगर कभी वो आपने राजपथ पर अगर संचलन किया होगा, तो फ्लैग पकड़ने का जिम्मेदारी भी जो है ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसने द बेस्ट वर्क किया हो। आपकी एनसीसी की टीम भी अगर पूरी हो, महाराष्ट्र की जैसे कोई बटालियन है, कोई कैडर है, तो उसका जो सबसे बेस्ट जिसका परफॉर्मेंस है, उसको ही वो ध्वजवाहक बनाया जाता है। तो ध्वजवाहक ऐसे ही किसी को नहीं बताया जाता है। मगर हमने कानूनों के जो अलग अलग बदलाव हुए, उसके अनुसार अब घर घर में भी तिरंगा फहराते हैं। मगर मुझे ये बताइएगा कि एक 2 साल का बच्चा जो छोटा सा होता है, जब तिरंगा लेके चलता है, हमें उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मगर उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान न हो, वो बच्चा तिरंगा नीचे छोड़ देता है। कभी हो सकता है उसका पैर भी उसके ऊपर गिर जाए और वो आगे चला जाता है। ही इज एन इनोसेंट चाइल्ड, ही नॉट नो एवरीथिंग, एनी दिस फ्लैग कोड और एनीथिंग। मगर हम लोग जिनको ये पता है कि हमारे राष्ट्र का ये जो अभिमान है, इसका कभी भी जो है अपमान नहीं होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, कई बार रास्ते पर देखते हैं किसी गाड़ी पर ध्वज लगाया होता है, स्पेशली 2 व्हीलर्स की बात मैं करता हूँ, 4 व्हीलर की तो है, मगर 2 व्हीलर की बात करता हूँ। ऐसा बहुत बड़ा झंडा लगा करके चले जाते हैं, और रास्ते में जो होता है गिर जाता है, गाड़ियां भी उसके ऊपर से चली जाती है। क्या हम सही में इस बात को समझते हैं
कि हम अपने गाड़ी पर झंडा कब लेके जा सकते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि हमारे 4 व्हीलर में भी हम झंडा कब लगा सकते हैं? अब हर नागरिक के लिए नेशन ने ये राष्ट्र में ये अभियान शुरू हुआ है, हर घर तिरंगा। ये ठीक है कि हम अपने राष्ट्र के गौरव के लिए ये गान गा रहे हैं, मगर सबसे पहले तो ये बात है, क्या मैं उसके लायक हूँ? एम आई लायबल फॉर दैट? कि मैं अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए लायक हूँ? किसी सिनेमा घर में जब नेशनल एंथम बजता है तो हम उठ खड़े होते हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं कि हम इस राष्ट्र के लिए एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक का जो है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। भले वहां खड़े हो ना खड़े हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, खड़ा तो रहना ही चाहिए। ये तो बात जाहिर करती है कि जब जो खड़ा नहीं होता है, जो बिल्कुल उठ नहीं सकता है, जिसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है या जिसकी तबीयत ही ऐसी नहीं है कि जो उठ खड़ा नहीं हो सकता, इट्स एक्सक्यूज। बट जो लायबल होकर भी यानी जो कैपेबल होकर भी जो नहीं उठ सकता है, वो ये दिखा देता है कि उसका मातृभूमि के प्रति कितना आदर है। अब बात ये आती है कि सिर्फ उठ खड़े रहने की वजह से ही जो है सम्मान बढ़ता, ऐसा नहीं है। जो तिरंगे में लिपट कर जाते हैं उनसे कभी पूछिएगा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया। तो प्राण अंतिम क्षण तक जो है वो राष्ट्र के लिए लड़ते रहे। हमको इतना बड़ा बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट का संयम होना चाहिए। मैं अमेरिका में जब गया था, जो न्यू जर्सी शहर में था, तो वहां से जब ट्रैवलिंग कर रहे थे तो मेरा एक मित्र मेरे साथ था, सुजीत मुरुमकर। तो उसने कहा कि बड़े कभी कभी शर्म लगती है हमको, जिस समय में हम रास्ते से चलते हैं और कहीं ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम होता है, तो हमें तुरंत पता चलता है कोई व्यक्ति कहाँ से है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि सब लोग डिसिप्लिन में लाइन में खड़े होते हैं, मगर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उस लाइन से तोड़ करके जो है आगे जाने का प्रयास करते हैं। मुंबई में कितनी बार मैं आता हूँ, देखता हूँ, मुंबई शहर में भले ही थोड़ा सा ठीक है क्योंकि वहां तो लोग थोड़े समझदार है, मगर मुंबई शहर में जब प्रवेश करने की बात आती है, मैं इधर पनवेल से या ठाणे से जब आता हूँ, उस समय में ये देखता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी गाड़ियां खड़ी होती है, छोटे छोटे गाड़ी वाले उसके आगे कहीं से घुस करके कैसे जा सकते हैं। 5 मिनट का पेशेंस नहीं रहता है, संयम नहीं रहता है कि हम लाइन को ना तोड़े। अगर सब लोग लाइन से जाने लगे, सामने वाले आने वाली गाड़ियों को अगर रास्ता दे, तो कुछ ही मिनटों में सारा ट्रैफिक क्लियर हो सकता है। मगर यूं ऐसे घुसते हैं, फिर आगे वाले इस तरह से घुसते हैं, बड़े गाड़ियों को चलने के लिए रास्ता नहीं रहता है, फिर वो गाड़ियां नजदीक नजदीक आकर खड़ी रहती है, फिर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, बीच में कहीं घुसने के लिए जगह नहीं होती है। इसका मतलब है हमने अपने संयम को खो दिया, पेशेंस को खो दिया है। मैं इस बात को आज की शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ करके अच्छे से जो है बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता है कि ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ लिख रहे हैं, वो तो ज्ञान ही पा रहे हैं ना, बराबर है ना? हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ज्ञान ही है। नहीं, क्षमा करना, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, वाट एवर वी गेट, इट इज द कंटेंट। जो भी कंटेंट है, जो भी हम लोग सुन रहे हैं, ये सारा जो है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, आप जो पढ़ते हैं, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट द नॉलेज। ज्ञान के लिए अंग्रेजी में शब्द यूज होता है नॉलेज, और कंटेंट और जो भी ऑडियो होता है उसके लिए होता है इंफॉर्मेशन। यानी हम लोग जानकारी, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इस जानकारी को जो है ज्ञान में कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे बदलाव कर सकते हैं? जैसे किसी भी जानकारी को हम अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। whatever be the information we get, how can we use that information in our day to day life, then that information will called as the knowledge, तब हम उसको ज्ञान कहते हैं। मगर इसके आगे भी एक प्रक्रिया होती है। बहुत बार ऐसा होता है, आप सभी जो स्टूडेंट है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज भी जब कॉलेज में गया था, इस्लाम कॉलेज में ये सवाल पूछा था मैंने, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तुरंत बच्चों ने जवाब दे दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत होशियार है सभी बच्चे। मगर मैंने ये पूछा, हाउ कैन यू यूज दिस फार्मूला इन योर डे टू डे लाइफ, कैन यू से अबाउट इट, कि कैसे आप इस फार्मूला को अपने जीवन में यूज कर सकते हैं? कोई इसका जवाब नहीं दे पाया, इंक्लूडिंग द प्रोफेसर्स आल्सो। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन पाई है, उसी के ऊपर कभी चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उसके लिए हमने अपने आप को कभी समय नहीं दिया, कि कभी सोचा नहीं कि इसका मैं अपने जीवन में कैसे उपयोग कर पाऊं, तब जाकर के वो ज्ञान में कन्वर्ट होता है। अब इसके आगे एक बात कहता हूं, ज्ञान में कन्वर्ट होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है बिहेव। आपने गुरुजनों से, अपने माता पिताओं से, अपने आजू बाजू के समाज से बिहेव, उनके आचरण के द्वारा
जो हम सीखते हैं, वो आचरण से जो सीखते हैं, वो होता है ज्ञान। Please remember these two things. When you can use the information in day-to-day life, then also it will convert into the knowledge. Second thing is that behavior से, आचरण से जो आप सीखते हो और जो आप अनुकरण करते हो, वो ज्ञान होता है। अब इसके आगे की और एक बात है जो शिक्षा प्रणाली में जो गायब हो गई, वो है विजडम, जिसको मराठी में शुद्ध शब्द है शहाणपण। अभी आजकल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आ रही है, पूरे राष्ट्रीय इसमें जो बात आ रही है, शिक्षा में जो बात आ रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी बनी है हमारे देश में। इसका कारण क्या है, क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ पर शिक्षा के द्वारा जो है हम बेस्ट रोबोट्स बनाने जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो है, ब्रेन को डेवलप करने वाली शिक्षा नीति को बहुत सालों से जो है हमने अडॉप्ट करके रखा था, मगर मन को संस्कारित करने वाली शिक्षा भी तो चाहिए। वो अगर संस्कारित न हो पाए तो इंसान क्या होगा, रोबोट बनेगा, पैसा कमाने वाली एटीएम मशीन बनेगा, मगर संस्कारों को भूल जाएगा। इसलिए नई शिक्षा नीति आई। मगर इस शिक्षा नीति में इस बात को हम भूल गए, यानी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो है हमारा विजडम। अभी हमारे यहाँ पर आज मैंने सवाल पूछा था सुबह में कि इस देश में सबसे प्राचीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पैसे वाला व्यक्ति कौन था? बहुत लोगों ने जवाब दिया, बोले ब्राह्मण। मैंने कहा क्षमा करना, रविंद्र शर्मा जी की किताब है भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में, कभी मिले तो पढ़ लीजिएगा। वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आज अभी का तेलंगाना, उस समय का आंध्र प्रदेश, वो आदिलाबाद शहर में रहते थे, कलेक्टर बंगले के बिल्कुल पीछे उनका घर था, जिनके साथ में काफी महीनों तक रहा। रविंद्र शर्मा जी ने एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है प्राचीन भारत का सबसे जो श्रीमंत व्यक्ति था, वो था हमारा चंभार, जो चमड़े का काम करता है। इसका कारण क्या है, पानी निकालने की जो पखाल होती है, उसे लेकर के बैल के कंधे पर जो रखा जाता है, जिसको हम जू कहते हैं, उससे लेकर के हमारे यहाँ जो मोहम्मद तुगलक आया था, उसने जो चमड़े के सिक्के बनाए थे, वहां तक ऐसी कई सारी चीजें थी। हमारे जो रथी महारथी वीर लड़ने के लिए योद्धा बाण जिसमें अपना रखते थे, वो रखने की जो भी ये थी, तो ये भी सारा जो है चमड़े से बनाया जाता था। ऐसी कितनी तो भी चीजें थी। तो सबसे ज्यादा जो है पैसे के रूप में देखा जाए तो श्रीमंत तो चंबार था, मगर फिर भी ब्राह्मण जो है वो कास्टिज्म के इसमें उसको आगे क्यों दिखाया गया? इसका कारण है क्योंकि हमने शिक्षा पद्धति को उल्टा पढ़ा। यहाँ पर हमारे देश में कर्म के ऊपर आधारित जाति थी, जिसको बार बार लिख कर जो है हमने जन्म के ऊपर आधारित जाति जो है उसको प्रूव कर दिया। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, कर्म के ऊपर आधारित जाति। अब अगर इसमें झूठ लगे तो देखिएगा कि द्रोणाचार्य जो थे, वो द्रोणाचार्य और जो सारे अलग अलग उस समय के ऋषियों के नाम आते हैं, जावालिक का नाम आता है, वो कौन से इसमें से थे, सारे इसको पढ़ लीजिएगा। क्यों एकलव्य को द्रोणाचार्य नहीं पढ़ा सके, इसका कारण क्या था, इसको ठीक से समझिएगा, सारी बातें समझ में आएगी। अब फिर भी एकलव्य जो है उसने अपने को जो सीखना था वो तो सीख लिया। तो एकलव्य से शिष्य बने सब। हमारे सारे जितने भी गुरु है हमारे सामने खड़े हैं, अगर हमको ऐसा लगता है कि आचरण से हम उनके नहीं सीख पाते, तो एकलव्य सा हमको खुद को बनना होगा, तभी जाकर हम खुद को संस्कारित कर पाएंगे। इसको याद रखिएगा, अत्थ दीप भव, ये बहुत सुंदर वाक्य है उसके लिए। अगर कठोपनिषद अगर पढ़ेंगे, ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे, नचिकेता को पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। नचिकेता जैसा एक बच्चा जो मृत्यु के बाद का भी गूढ़ ज्ञान जो है उसको समझने का प्रयास करता है। उम्र क्या थी? 14 साल की। संत ज्ञानेश्वर को देखते हैं, 14 साल की उम्र में शके 12 तरह टीका के लिए ज्ञानेश्वर सच्चिदानंद बाबा अत्यादरी लेखक उदाला। 14 साल का बच्चा, 9वीं कक्षा का बच्चा ज्ञानेश्वरी लिखता है। इतना ज्ञान कहाँ से आया? किस स्कूल में पढ़ा था? किस कॉलेज में गया था? कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, माता पिता के संस्कार और अपने समाज में जो देखा उसके खिलाफ बंड करने की जो वृत्ति थी। इट्स एन रिवॉल्यूशन फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। हम लोगों ने इस वृत्ति को जो है त्याग दिया है। अब तो हम सुख और चैन चाहते हैं, मगर ये सुख जो है अंधा सुख है, क्योंकि हम किसी के ना किसी के गुलाम हैं। दास्यता को हमने स्वीकार कर लिया है और उसी दास्य में जो है हम खुद को बहुत ही सुख महसूस करते हैं। मगर किस दिन ये सिस्टम आपको क्रश कर जाएगा, जेफ कैनिबल की स्टोरी पढ़ लीजिएगा, कभी समझ में आएगा। गूगल कर लीजिएगा जेफ कैनिबल, मैंने उसके ऊपर किताब लिखी है वॉर पट्टू गांधीपथ नाम से, कभी पढ़ लीजिएगा। हु वाज द जेफ कैनिबल? सोने की खदानों का मालिक, जिसको खुद को जिंदा जलाना पड़ा इस देश में, भारत में आकर के। अमेरिका का आदमी था, खुद को जिंदा जला देना पड़ा।
जिसके पास अरबों रुपयों की दौलत थी, नॉट अ सिंगल लाइन पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। तो ये बातें जो है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे शिक्षा से जो शहानपन, जो विजडम हमारे बीच में आना चाहिए था, वो नहीं आया। अब मैं पूछता हूं, कुम्हार का बच्चा हमारे देश में क्या करता था? कुम्हार का काम करता था। चमार का बच्चा चमार का काम करता था। और उसके बाद जो है जिसको पढ़ना लिखना है वो पढ़ लिख सकता था। ये बंधनों की बात जब आई या उसके बारे में जो लिखा गया, आज भी जो बात है, मैं हमेशा ये कहता हूं, पढ़ लिख करके क्या करना चाहते हो? तुरंत जवाब आ जाता है, अच्छी नौकरी करना चाहते हो। नौकरी करके क्या करोगे? पैसा कमाना चाहते। अरे फिर कुमार का बच्चा क्या कर रहा था? बुनकर का बच्चा क्या कर रहा था? वो भी तो अच्छे से पैसा कमा रहा था, क्योंकि इस देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे फेमस था। माचिस के डिब्बे में बैठने जैसी जो है वो साड़ी हम बना सकते थे, इतने हम एक्सपर्ट्स थे, इतना स्किल हमारे पास था, इतना विजडम हमारे पास था कि हम अपनी रोजी रोटी खुद कमाना जानते थे। The betterment of our own life and the betterment of the society is what the knowledge when converted into the wisdom. ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ज्ञान को शहानपन में परिवर्तित कर सकते हैं, तभी जाकर के हम खुद का उत्थान और समाज का उत्थान कर सकते हैं। आज हमारे बीच में हमने जो पी पाया है, अपनी डिग्री को लेकर के दर दर भटक रहे, भीख मांगना पड़ता है, गुलामी की तरह जो है नीचे गर्दन झुकाकर खड़े रहना पड़ता है नौकरी मांगने के लिए। फिर शिक्षा ने क्या दिया? स्वाभिमान, रोजी रोटी कमाने का जो है वो तरीका, कुछ भी तो नहीं दिया। तो विजडम जिस शिक्षा के द्वारा प्राप्त हो सको, ऐसी शिक्षा हमें आवश्यक है। गांधी बुनियादी शिक्षा में यही कह रहे थे, हमारे प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति में यही बात कह रहे थे। अच्छा, इसके आगे जाकर के और एक बात आती है, विजडम के आगे और एक बात आती है जो आज की हमारी शिक्षा, विजडम की बात मैंने कही, अगर बहुत ही थोड़ी सी आईटीआई कॉलेज या वहां पर जो पढ़ाई होती है, मैं उसको मानता हूँ वो थोड़ा बहुत विजडम है, क्योंकि प्लम्बिंग का काम कर सकता है, फिटर का काम कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकता है, कुछ ना कुछ क्यों ना हो प्रैक्टिकल काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है, रोजी रोटी चला सकता है, अपनी सेवा, समाज की सेवा कर सकता है, वो विजडम है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मेरी अपनी पढ़ाई कम हो सकती है। अब इसके आगे और एक स्टेप होती है, उसको कहते हैं विद्या। The information converted into the knowledge, then knowledge converted into the wisdom, and then this wisdom converted into the vidya. इस विद्या के लिए अंग्रेजी में मुझे कोई शब्द आज तक प्राप्त नहीं हुआ। आईआईटी मुंबई के एक प्रोजेक्ट के तहत मैं भी काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उड़ान नाम से एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं आजकल, जिसमें हमने भारत की सारी भाषाओं की सारी डिक्शनरीज को जो है उसको लागू करते हुए हम ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन सभी कार्य कर रहे हैं। मेरे अपने पास जो 155 डिक्शनरीज है उसको भी डिजिटाइज करके हमने उनको भेजा, मगर कहीं पर भी, और भारत के सारे जितने भी जाने माने विद्वान हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी से लेकर के काफी सारे लोग जिनके साथ मैं रहा हूँ, मगर विद्या के लिए मुझे आज तक अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिला। आज मैं जिस कॉलेज में गया था, 140 साल पुराना कॉलेज था, बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी के विद्वान थे, क्योंकि वो हिस्लॉप कॉलेज मूलतः ही जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉलेज है, और बहुत बड़े अंग्रेजी के एक्सपर्ट्स लोग वहां सारे सामने बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा किसी को अगर आता है तो बता दीजिएगा, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, मगर कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि विद्या एक शब्द क्या है, जब आपकी खुद की शरीर आपको साथ न देता हो, ये बात याद रखिएगा, जब आपका खुद का शरीर आपको साथ न देता हो, जब समाज में आपकी जो परिस्थितियां हैं आपके लिए प्रतिकूल हो, तो बात याद रखिएगा, then you cannot do anything because of your own body's some problems, and when the society, जब जो सारी हमारी circumstances है, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं वो हमारे प्रतिकूल हो, तब भी हम अपने ज्ञान का उपयोग खुद के और समाज के उत्थान के लिए कर सकते हो, तब जाकर के वो विद्या बनी जाती है। इस बात को ठीक से समझिएगा। सा विद्याया विमुक्तये तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये। तब जो है हमारा कर्म हमें बंधन से मुक्ति दे सकता है, तब हमारी विद्या जो है हमें मुक्त कर सकती है, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कैसे हो सकता है। एक पत्थर से जो मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार होता है, तो हम भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति कब देख सकते हैं? वो पहाड़ों में जाकर के जो है कोई एक पत्थर ढूंढ करके लेके आता है, ऐसे ही पत्थर रहता है जो कहीं पड़ा हुआ रहता है या कहीं उसको तराश करके लेके आता है, और ला करके क्या करता है, उसको जो है अच्छी तरह से छिन्नी हथौड़ी से जो है उसके कुछ पार्ट को बस निकाल देता है। वो भगवान को निर्माण नहीं करता, वो उस पत्थर से कुछ हिस्सा बस हटा देता है, और उसके अंदर से जो है भगवान की मूर्ति अपने आप साकार हो जाती है। याद रखिएगा, वो पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता, वो पत्थर का कुछ हिस्सा अनवांटेड जिसको हम कहते हैं, वो पोर्शन सिर्फ हटा देता है,
हमारे मन पर जो धूल जमी हुई है, हमारे मन पर, हमारे मानस पटल पर जो अहंकार की, ईगो की, अज्ञान की जो सारी धूल जमा हुई है, उसको जो साफ करता है वो हमारा गुरु होता है। और हमारे सारे गुरुजन जो है इस प्रक्रिया से पहले कभी जा चुके हैं, उन्होंने उस शहानपन को, उस विजडम को पाया है और वो हमें उसी को समझाना चाहते हैं। वो सिर्फ हमारी धूल को बाजू में करके हमारे अंदर जो इंसान है उसको बाहर लाना चाहते हैं। प्रस्फुटीकरण ऐसा शब्द हम उसको यूज करते हैं, यानी जो प्रस्फुट होता है, उसके लिए कोई बीज से जब फल बनता है या फिर जो कली से जो फूल बनता है, वो अब उसके अंदर ही निहित होता है। तो हम विद्यार्थियों के अंदर ही वो इंसान जो निहित होता है, बस उसको एक अच्छा इंसान बनाने का कार्य हमारे सारे गुरुजन मिलके करते हैं। और जिस समय में वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो इंसान, वो व्यक्ति अपने शारीरिक क्षमताओं को लांघ कर उसके परे जाकर के समाज की परिस्थिति नहीं है, गरीबी है, माता पिता जो है उनके पास पैसे नहीं है, या फिर हमारे आजू बाजू में जो है ऐसे लोग हैं कि जो हमें हैवानों की नजरों से देखते हैं, फिर भी मैं आगे चल करके जो है कल्पना चावला बनाकर दिखा सकती हूँ, मैं एक एपीजे अब्दुल कलाम बनाकर दिखा सकता हूँ। ये जब आप बनकर दिखा सकोगे, सा विद्या या विमुक्त, वो विद्या आपके उस सारे बंधनों से आपको मुक्त कर देती है। मगर उस हद तक पहुंचने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत आवश्यक है, राष्ट्र नाम की एक संकल्पना को समझना बहुत आवश्यक है। मी से लेकर के, अहम से लेकर के वैश्विकता की ओर जब जाते हैं, तब हमको जो है माइक्रो टू मैक्रो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने का जो प्रवास है, उसको जब हमको समझना है, तब हमको इसी बात से समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो कूट कूट कर जो ईगो भरा पड़ा हुआ है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जब जाते हैं कभी धक्का लगता है किसी का, गलती से भी तो बोलते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे भाई, आज रात को सो जाएगा तो कल उठेगा कि नहीं भरोसा नहीं है, रास्ते से चलते चलते कोई गाड़ी आके ठुकरा के चली जाएगी कि नहीं पता नहीं है, दो घड़ी का भरोसा नहीं इंसान के जीवन का। बहना भाई ने बहुत सुंदर कहा है, ये जीवन क्या है, वो कहती है एका सांसाचरे अंतर। सो एक सांस का जो है अंतर है, अब है कि अगले पल है कि नहीं पता नहीं, तब भी इतना गुरूर मन में भरा पड़ा हुआ, थोड़ा हटा दो उसको। और ये हटाने के लिए जो है हमको थोड़ा सा जो है मी से आगे आना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, आर यू हैप्पी विथ योरसेल्फ? खुद के साथ खुश हो? नहीं हो तो सवाल पूछिएगा खुद को कि क्यों नहीं है। आर यू हैप्पी विथ योर फैमिली? नहीं है, फैमिली के साथ खुश नहीं है, तो सवाल पूछिएगा कि खुद को क्यों नहीं है। आर यू हैप्पी विथ योर कलीग्स, योर स्टाफ एंड विथ योर सोसाइटी? तुम जिस समाज में रहते हो, क्या उसके साथ तुम खुश हो? अगर नहीं हो तो सवाल पूछो कि प्रॉब्लम कहाँ है। इट्स नॉट द प्रॉब्लम एट आउटसाइड, इट्स प्रॉब्लम फ्रॉम योर इनसाइड। हमारे अंदर से जो हमें देखना है। सबसे पहले राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, मैं आज सुबह भी सवाल पूछा था, अभी 2 दिन पहले मैं राजस्थान में था, कल ही वापस आया। राजस्थान में उदयपुर में भी मैंने ये सवाल पूछा, उसके पहले भी नालंदा गया या जहां पर भी गया, मैंने सवाल पूछा कि भारत का नाम भारत क्यों बना, या भारत का मतलब जानते हो क्या? तो कईयों ने जवाब दे दिया कि भरत नाम का एक राजा था, उसके नाम से जो है भारत हो गया। मैंने कहा कि ठीक है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो छोड़ देंगे, मगर भारत इस शब्द का अर्थ जानते हो? इसका मतलब क्या होता है? भारते इति भारतः। व्हाट इज द भा? आभा, प्रकाश जिसको हम कहते हैं, जो प्रकाश में रहता है, प्रकाश की ओर जाने का नित्य प्रयास कर रहा है। और ये क्या प्रकाश है? ये क्या प्रकाश है? ये ज्ञान का प्रकाश है, वो विजडम, वो विद्या, उसका प्रकाश है। वो जो खुशियों की तरफ जाने का प्रयास है, खुश होने का, जीवन को आनंददायी बनाने का। बी हैप्पी विथ योरसेल्फ एंड लेट बी हैप्पी टू अदर्स। खुद खुश रहो, औरों को खुश बनाओ। ये भारते इति भारतः, भारत की पहली संकल्पना को यहाँ समझिएगा। इतिहास में इतनी बातें जो है गड़बड़ करके रखी हुई है। हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आज भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को हमारे कि सिंधु के किनारे पर रहने वाले हम लोग थे, बाहर से आने वाले लोगों को स बोलने नहीं आता था, इसलिए उन्होंने सिंधु के किनारे के लोगों को हिंदुस्तान कहना शुरू किया। ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, मुकने मैडम, सीमा मैडम ऐसे ही पढ़ाते हैं। बराबर है ना, कि उनको स बोलने नहीं आता था इसलिए हम हिंदुस्तान कहते हैं। मगर भाई, हिंदुस्तान में आधा स जो है स्थान का वो स ही है ना, उसको हिंदू हथान क्यों नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां तो स है, फिर वहां प्रोनाउंसिएशन होता है। पहला ह नहीं बोल सकते और दूसरा आधा स जो है उसको बोल सकते हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना।
तो इतिहास हमको इस तरह से जो है गलत बार बार जो है हमारे दिमाग में, हमारे पटल पर जो है उसको बताया गया। इसका कारण कि हम एक राष्ट्र जो है उस राष्ट्र को समझना है। इस राष्ट्र की भावना को आज भी जो है वो बनने नहीं दिया गया। आज भी जो है जाति, धर्म, मजहब के नाम पर जो है लड़ने की जो है बड़ी जोर शोरों से तैयारी चल रही है। 1857 के बारे में मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि 1857 की लड़ाई हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे या हमारे बीच में एकजुटता नहीं थी, इसलिए हम नहीं हारे थे। ब्रिटिशों ने गद्दारों की मदद से जो है वो लाल किले का जो पानी जहां से बहता है बाहर, ड्रेनेज जो है, वहां से सुबह के 5:30 बजे अपनी फौजों को ऊपर चढ़ाया था और गद्दारों की मदद से उन्होंने हमारा भारतीय ध्वज नीचे उतराया और यूनियन जैक फहराया था। अब हम सबको ये नियम पता है कि सामने वाली सेना को ये मैसेज गया कि हमारा बादशाह उनके हाथों में आ गया, उन्होंने उसको कैद कर लिया, क्योंकि ये तभी जाकर के जो है ध्वज नीचे होता है, ऐसा माना जाता है। भारतीय सेना ने अपने हथियार नीचे रख दिए, ब्रिटिश सेना ने पहले वो हथियार कब्जे में ले लिए, उसके बाद बहादुर शाह जफर को कब्जे में ले लिया। देखिएगा ये उल्टी गंगा बह गई कि इस तरह से उन्होंने कपट नीति से युद्ध किया। प्यार और जंग में सब कुछ भले ही जायज होता हो, मगर फिर भी बहादुर शाह जफर ने कैद करने के बाद जब जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी हमारे खून के आखिरी कतरे में भी जब तक हमारी इस मातृभूमि के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारे बीच में निष्ठा जब तक जागृत है, तब तक हमको कोई जो है हिंदुस्तान क्या, हम तो लंदन तक भी अपनी तलवार को चला सकते हैं। मगर मातृभूमि मानने की हमारी अपनी जो परंपरा है, क्या हमने उसको कभी माना है वास्तविक रूप में? जननी जन्मभूमिष्ठ की मैं बात कर रहा था, स्वर्ग से सुंदर बनाने की बात छोड़िए, चलते चलते ऐसे थूक देते हैं कॉलेज में, जहां लिखा रहता है कि यहाँ थूको मत, उसी के ऊपर थूकते हैं। इतने रिस्पॉन्सिबल बन गए। यहाँ रास्ते पर जो चलते हैं, चलते समय में मैंने जो कहा कि जब जिस समय में कोई एक बच्चा, कोई एक बालक, मुंबई की घटना जो आई थी और उसके बारे में भी मैंने बात की, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा रास्ते पर चलते चलते किसी गाड़ी की ठोकर लगकर रास्ते पर गिर गया और वो बच्चा बाद में डंपिंग स्टेशन में मिल गया। इतनी तो भी हमारी मानवीय संवेदनशीलता जो है वो मर गई है। क्या हम जागरूक है? 130 शब्दों के बीच में आया हुआ व्हाट्सएप का मैसेज हम पढ़ते हैं, उसके ज्यादा हो गए तो हम या तो उसको बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते या तो उसको डिलीट कर देते। ऐसे आजकल के हम जो है बाजारू विद्यार्थी हो चुके हैं। मुझे क्षमा करना, वो विद्यार्थी नहीं है, वो तो एक स्वार्थी इंसान भी नहीं शब्द प्रयोग कर सकते, क्योंकि इंसान और दानव के बीच में कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये कहना पड़ता है। तो यहाँ हम अपने स्वार्थ के खातिर अपने राष्ट्र को जो है बेचने के लिए भी तैयार हो गए। ऐसे भी कुछ महाभाग है। मैंने जो कहा था कि हमारे यहाँ पर राष्ट्र नाम की संकल्पना को अगर बनना है तो मुझे पहले तो खुद के साथ खुश रहना होगा, अपने परिवार के साथ समय देना होगा, उनके साथ खुश रहना होगा। हमारे आजू बाजू का जो समाज है, मेरे घर के आजू बाजू के जो बच्चे हैं, उनके साथ मुझे अपना समय देना होगा। मैदान पर जाकर के खेलने वाले बच्चे देखते थे तो लगता था कि ये सही में एक हेल्दी समाज है, हेल्दी सोसाइटी है। मगर आजकल जो है एसी कार से नीचे उतरने की हमारे बीच में जो है क्षमता नहीं रही है। एसी घर के बाहर हमें रहने की क्षमता हमारे पास नहीं रही है। अभी भी मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसे ही घुमा दूं मेरा ये, तो मेरे ऊपर भी फैन है, मगर फैन को नहीं चलाया है। इसका कारण आवश्यकता नहीं है। ट्रक का क्लीनर बच्चा हूं ना, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए, मगर ट्रक क्लीनर बच्चा हूं, मुझे कोई आवश्यकता लगती नहीं है। क्योंकि आज भी जब मैं 48 डिग्री के टेम्परेचर में नागपुर के, जब पहली बार ये जनवरी फरवरी में आया था नागपुर में, तो शहर के सड़कों पर या जलगांव के सड़कों पर भी मैं देखता था 48 डिग्री के टेम्परेचर में वो बच्चे जो झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं कहीं तो भी, वो बच्चे बिना चप्पल के रास्ते पर घूमते हैं। कभी प्रयास कीजिएगा, आपको अगर ऐसा लगता होगा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, कभी प्रयास कीजिएगा, तपती हुई जो धूप में कभी जाकर के सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी से उतरिएगा, एसी बंद करके चप्पल अंदर गाड़ी के अंदर रख दीजिएगा, 5 मिनट उस धूप में दोपहर के 2 बजे जो है ये जो हमारी सड़क होती है ना, उसके ऊपर खड़े रह के देखिएगा, पता चलेगा कि क्या हाल होता है। तब इस देश में आज भी ऐसे लाखों बच्चे जो है उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, 2 वक्त की रोटी जो है वो कमा नहीं सकते, आज भी भूखे प्यासे सो रहे हैं। और अपनी घर की माएं जो है वो आजाद आज भी नहीं है। 70-75 साल के बाद भी, मैं तो 70 साल जब आजादी को हुए थे उस समय से ये बात कर रहा हूँ, आज भी 5 साल के बाद भी उतनी ही लागू होती है कि हमारी माएं आज भी आजाद नहीं है, वो आजादी से बाहर घूम नहीं सकती है, घर में आजाद नहीं है। खाना खाने के लिए हम साथ में बैठने का अधिकार, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, कोई आए तो उनके साथ हमारी माएं बैठ करके, बहनें, अपनी बेटियां जो है बैठकर खाना नहीं खा सकती है, इतना अधिकार उसको अभी तक नहीं दिया गया है।
हम भारत माता को आजाद करने की बात करते। घर की माँ को तो आजाद कीजिएगा पहले, हाँ अपनी बहन अपनी बेटी जो है उसको तो बराबरी का दर्जा दीजिएगा। कभी सम्मान तब बढ़ता है जब बराबरी का अधिकार दोगे। ये अधिकार ना माओ को दिए है ना बहनों को दिया है। समाज में आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं कि जिनको आज भी बराबरी का नहीं माना जा रहा है, केवल इसलिए कि किसी पाठ्यक्रम में ऐसा लिखा है कि ये दलित जातियां हैं। इंसान इंसान होता है, ये हमारे वेदों ने हमको कब के बता के रखा है। अब कुछ लोग उसके लिए भी बहस करते हैं, मगर मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम ये ऋग्वेद में लिखा है। ईशावास्य उपनिषद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वहां ये नहीं लिखा है भारतवासी ये संतु निरामया, भारतवासी जो है उनका ही आरोग्य जो है वो अच्छा रहे। सिर्फ भारत की बात नहीं करते, हमारे उपनिषद जो है सारे विश्व का कल्याण मांगते हैं। तो इस सुंदर संस्कृति के हम जो है वारिस है, और हम जो है ऐसे अपने आंखों के सामने एक झापड़ लगा करके जो है ये कह रहे हैं कि संकुचित दृष्टि से हम अपनी संस्कृति की ओर देख रहे हैं। जो ये कहें कि ये हमारी संस्कृति है उसको विरोध कर दीजिएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। किसी को अगर लगे रेफरेंस मिलता ही नहीं है, गूगल कर लीजिएगा, गूगल बाबा हमारे सामने है सबके, गूगल कर लीजिएगा वसुधैव कुटुंबकम, तुरंत आपके सामने सारे रेफरेंसेस के साथ जानकारी आ जाएगी। संत ज्ञानेश्वर जो कहते हैं भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे दोजे वांछिलत होते लाओ, यानी सारा भूत मात्र जो है सबका मैत्र निर्माण होना चाहिए। सुबह कॉलेज में गया, बच्चे बैठे थे, लड़के लड़कियां बैठे थे, बस ऐसे ही मैंने पूछ दिया क्या हम सब एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। नीचे गर्दन हो गई, क्योंकि बचपन में कभी प्रतिज्ञा की थी सारे भारतीय माझे बांधवा है, मगर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, शर्मिंदगी मत महसूस करो, दोस्त तो मानते हो, आखिर एक दूसरे को फ्रेंड मानते हो कि नहीं, दोस्त मानते हो कि नहीं। तो तुरंत सबकी गर्दनें जो है हिल गई। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की तरफ बुरी नजरों से कभी देखता है? कभी उसकी तरफ जो है हम ऐसे घृणा की नजरों से देखते हैं? हम सभी अगर एक दूसरे को दोस्त मानते हैं तो हम सभी एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ भी सकते हैं। एकमेका सहाय्य करू अवगे धरू सुपंथ है। सुपंथ, सिर्फ पंथ नहीं बोला, कुपंथ नहीं बोला, सुपंथ बोला है। यानी राष्ट्र तब बनता है जब सब मिलकर के सुपंथ की ओर अच्छाई की राह पर चल पड़े, तब जाकर के जो है राष्ट्र निर्माण होता है। याद रखिएगा, राष्ट्र सिर्फ किसी सीमाओं से नहीं बनता, सिर्फ बाउंड्रीज से नहीं बनता। राष्ट्र जो है किसी सिर्फ एक धर्म से नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो सीरिया में लोग एक दूसरे के गले नहीं काट रहे होते, वहां तो सिर्फ मुस्लिम है ना, एक दूसरे के गले काट नहीं होते। शिया और सुन्नी मतभेद वहां भी चल रहा है। अफगानिस्तान में लोग एक दूसरे के गले का काट नहीं रहे होते। धर्म के नाम पर की लड़ाई जो है वो तो सालों से चल रही है, चलती रहेगी, मगर जो है इंसानियत के लिए हम सबका जो नाता है उसको हमें सर्वोपरि मानना होगा। भारत ने हमेशा जो है इसी संस्कृति की नींव रखी है जिसको हम वैश्विकता कहते हैं। आता विश्वात्मके देवे एने वाग्यत्ने तोषावे, विश्वात्मके देवे। सो विश्वात्मक को हम बांध रहे, इस विश्व की आत्मा को हम जानने का प्रयास करें। मी से लेकर के जब इस ब्रह्मांड की तरफ जाओगे तब ये सारी बातें आएगी। अगर जिस गली में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस कक्षा में पढ़ते हो, उस कक्षा की एटलीस्ट किसी एक अपनी बहन, अपनी जो सखी होगी, जो मैत्रीण होगी, अपने माता पिता जो है उनके लिए हमारे मन में अगर कभी करुणा का भाव, प्रेम का भाव अगर जागृत हो तो हम हमेशा के लिए जो है उसकी मदद के लिए तैयार रहते। राष्ट्र भावना तब बनती है जब एक दूसरे की मदद के लिए हम खड़े होंगे। मगर जन्म यहाँ लेते हैं और इसी थाली में छेद करते हैं, भारत में जन्म लेते हैं और भारत का ही अहित करने के लिए जो खड़े हैं, वो चाहे जो भी हो, जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मैं किसी का नाम लेकर के नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि हमारे मिलिट्री के हमारे जवान जिनकी शव पेटियों के इसमें भी अगर भ्रष्टाचार किया जाता है, तो शव पेटियों में भ्रष्टाचार करने वाले लोग, हमारे देश के गाय के चारा में भी जो है यहाँ भ्रष्टाचार होता है, मगर भ्रष्टाचारी भी किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। क्यों वो भ्रष्टाचार कर सकता है? क्योंकि सही शिक्षा उसको नहीं मिली, उसको कभी ये नहीं मिला कि कोई जो है सम्मान वो कर सके, माता पिता का जो है वो सम्मान करे, गुरुजनों का सम्मान करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार करने की मन में जो है सोच भी ना आए, ऐसी शिक्षा हम नहीं दे पाए, इसलिए वो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके यहाँ की सारी माताएं, सारी भगिनियां जो भी है, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ
जब कभी मन करे कि इस राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक बन पाऊं, तब सबसे पहले जो है अपने आजू बाजू में, अपने घर में सबके साथ प्यार से रहना सीखिए। अपने माता पिता के साथ जो है वो प्यार से रहना सीखिए। अपने घर के आजू बाजू में रहने वाले ऐसे भूखे जो बच्चे हैं, अपनी कक्षा में जो कोई भी एक बहन है, उसको थोड़ा सा अगर मदद की आवश्यकता है, तो बस आपका एक मदद का हाथ जो है उसकी तरफ बढ़ाइए। उस आपका जो एक हाथ आगे बढ़ाया है, और एक हाथ मिल जाएगा, और ऐसे मिलने वाले हाथों से लेकर के जो है ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये प्रेम की गंगा है, और इस राष्ट्र ने, इस भारत माता ने हमको हमेशा जो है ये प्यार की सीख दी है। और हम सब मिलकर के जो है आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में इस भारत माता को फिर से एक बार वो गौरव हम प्राप्त करके दे सके। इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सारे गुरुजन जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मैं उनको हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूँ। सारे विद्यार्थी, मैं आप पर बार बार जुल्म करता हूँ, बार बार अन्याय करता हूँ। आप सब लोग जो है सुनने के लिए हमेशा यहाँ तत्पर रहते हैं, मगर मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मुझसे भी कई सारी गलतियां हो सकती है। आप सभी मुझे जो है उसके लिए क्षमा कर दे, यही विनम्र प्रार्थना के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। सभी विद्यार्थियों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. सध्या तुम्ही निबंध लिहिताय, पोस्टर काढताय, काय तुम्हाला शंका असतील विचारू शकता. पहले तो Yes. हाँ जी, आप में से किसी का कोई भी सवाल, कुछ भी पूछना चाहते हो, आपके मन में कुछ भी है तो आप बिल्कुल आप पूछिए सर से. देखिए इस राष्ट्र की नारी अभी तक उतनी जागरूक नहीं हुई है। बड़ा दुख लगता है कि सवाल पूछने का जज्बा जो है, जो नहीं भी है सर. हैं बिना डर के साथ पूछना जो है, उसके लिए अभी हमारी मन, हमारा मस्तिष्क जो है वो तैयार नहीं हुआ है। थोड़ा और भी हमको इनको प्रमोट करना होगा। एनर्जी जो है, इग्निटेड माइंड्स है, ये सारे प्रज्वलित मन है, इसको और ज्यादा प्रज्वलित करना होगा, धूल को झटकना होगा, तब जाकर के ये तैयार होगी। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। आपका ये छोटा भाई जितना भी हो सका उतना जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। आपल्या कॉलेजच्या परिसरामध्ये लिबर्टी गार्डन आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. लिबर्टी गार्डनला लिबर्टी गार्डन असं का म्हणतात, हा कधी प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारलाय का? स्वतंत्रता उद्यान आहे. 1857च्या काळात त्या ठिकाणी सल्ला मसलत होत होती, म्हणून ते स्वतंत्रता उद्यान आहे. आपल्या आजूबाजूला जळी काष्टी इतिहास आहे, तो शोधला पाहिजे. लक्षात येतंय का? अश्विनी जी कुछ पूछना चाहती है? अश्विनी भुजबल, आपने हाथ ऊपर किया था, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अश्विनी भुजबल, भुजबळ. ये देखिए बाकी लोग भी प्रेजेंट है या नहीं। थोड़ा सा मैं वो तुगलक की तरह कभी कभी ये करता हूँ। साक्षी पांडे उपस्थित है तो सिर्फ ये आपका साउंड ऑन कीजिएगा, हाँ बोलिएगा, हाँ आप है। तो कांचन काले, पूजा मौर्य, प्रतीक्षा जी, अश्विनी घुले, लक्ष्मी गुप्ता, इतने लोग हैं। मला हाँ, बोलायचं आहे. कोण? अश्विनी, तुला बोलिए। बोलायचं आहे तर बोल. अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट क्षमा कीजिए, एक मिनट, ये मेरी ही ये है। हाँ कृपया अभी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अभी सही। हाँ जी, हाँ हॅलो सर, नमस्कार. मी मराठी मीडियम मध्ये SFI BA ला आहे. तर माझा हा प्रश्न आहे, आझादी अमृत महोत्सव पर्यटनाचा सहभाग होऊ शकतो का? पुन्हा एकदा प्रश्न विचारा, सॉरी. आझादी अमृत महोत्सव मध्ये पर्यटनाचा सहभाग होऊ शकतो का? आझादी अमृत महोत्सवात पर्यटनाचा समावेश होऊ शकतो का, म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं तुम्हाला? समावेश नाही सर, सहभाग. आम्हाला क्वेश्चन विचारला होता ट्रॅव्हल्स अँड टुरिझमच्या मिसने, आझादी अमृत महोत्सव पर्यटनाचा सहभाग होऊ शकतो का? पण पर्यटनाचा समावेश भारतीय आता आजादी के अमृत महोत्सव में पर्यटन का समावेश यस, किस दृष्टि से, किस परिप्रेक्ष्य से? मगर ते काही सांगितलं नाही भारती मिसने, फक्त हाच क्वेश्चन त्यांनी सांगितलं आम्हाला. ये बड़ा अजब सवाल है। जिन्होंने सवाल निकाला था उनको ही पूछना चाहिए कि आजादी के अमृत महोत्सव में पर्यटन का समावेश हो सकता है क्या? हाँ, हम अपने देश को अगर समझना चाहते हैं तो जरूर हो सकता है।
सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? जिसको भी कुछ सवाल पूछना है, आप जो है अपना साउंड ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं जिनको भी पूछना है। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अभी इसको जो है कंक्लूड करें। मनोज सर, थँक्स देण्यासाठी आमंत्रित करते मी हाँ मनोज सीमा सरांना. मैडम, डॉक्टर मनोज कुमार थैंक्स क्या मिश्रा. दूं। हाँ, वो बड़े सर को सुनकर के मुझे एक गाना सिर्फ याद रहा है, उसकी 2 पंक्तियां, बस एक शब्द दे रहा हूं कि तू ज्ञान का सागर है। बस सर, आपके लिए थैंक्स बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। बड़ी अच्छी शुरुआत की आपने सर की आजादी का मतलब क्या है, शारीरिक, मानसिक, और राष्ट्र क्या है। राष्ट्र को किसी सीमा या धर्म से नहीं बनता, बल्कि आपसी एकता, प्रेमचारा और इंसानियत से बनता है। आज हमारी माएँ आजाद नहीं है तो हमें शुरुआत सबसे पहले घर से करनी चाहिए। विद्या, ज्ञान, भारत का नाम करण को लेकर के, और आत्मबल। एक तरफ आपने गांधी के विचारों की बात की, दूसरी तरफ आप सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर पुरुषों की वीरता की बात की। इसके साथ ही साथ आपने एक बड़ा अच्छा सवाल रखा सर हम लोगों के सामने कि क्या हम वास्तव में तिरंगा फहराने के लायक हैं, जब हम उसका सम्मान नहीं कर पाते। अभी हमें बहुत कुछ करना है। सच तो यही है सर कि अभी एक राष्ट्र बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इतने कम समय में सर आपसे बात करना और आपका तैयार हो जाना, ये शायद हमारे कॉलेज के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि आप इतना बिजी रहते हैं, फिर भी वास्तव में वो कहते नहीं कि हमने जरूर कुछ अच्छा कर्म किया होगा हमारे कॉलेज ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, कि कुछ भी होता है हम बहुत कम समय में आपको देते हैं टाइम, और सर टॉपिक कुछ भी दे देते हैं, आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। कभी आपने ये सब बातें की नहीं कि हमें समय दीजिए, टॉपिक क्या है, कभी कुछ नहीं। हेमा मैडम बोली नहीं, बोबड़े सर से बात करते हैं और 2 मिनट बाद आपकी स्वीकृति मिल जाती है। तो सर आपको हम अपने महाविद्यालय कॉलेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है कि आपकी इस ज्ञान रूपी जो रस स्वाद है वो हम लोग ले सके। इसके साथ ही साथ हम आभार व्यक्त करते हैं, हमारे यहाँ पीजी की सुधा मैडम और साइकोलॉजी मनोविज्ञान की गीता मैडम जुड़ी हुई हैं, जो हमेशा इंटरेस्टेड। मैं देखता हूँ हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोग्राम रहता है वो जरूर आती है समय निकाल करके। गीता मैडम, हम विभाग की तरफ से आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, और अपनी सारी छात्राओं का, फिलहाल सारी छात्राएं तो नहीं आई जितना हम लोगों ने बोला था, फिर भी जो आई हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय दिया। लेकिन सर ने जैसा एक बात कहा कि ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप उसे अपने जीवन में उतारिए, व्यवहारिक बनिए। सिद्धांत तो है बहुत सारी चीजें। तो अंत में, लास्ट में मैं यही कहूंगा सर कि महफिल में खुशी बनकर आए, अरमान सजाकर चले गए, दिल की हसरत दिल में ही रही, एहसास दिलाकर चले गए। आपको एक मन करता हम लोगों का सुनते जाए, बस सुनते जाए। एक तो लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं आपका, जो लैंग्वेज बोली वो लैंग्वेज आप शुरू कर देते हैं सर। तो एक बार फिर मैं अपने विभाग की तरफ से, कॉलेज की तरफ से सर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। अभी हम आप सभी से हेलो विदा लेते हैं। जी सर, मुझे आपसे ना एक क्वेश्चन